हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड द फिफ्थ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हमने अब तक 4 पार्ट खत्म कर लिया है। पहला पार्ट में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिफरेंसेस पढ़ा है विद द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या बेसिक चीज़ें हमने पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था कुछ फैक्टर्स एंड रूल्स होते हैं टू डिसाइड द प्रोडक्ट एट द इलेक्ट्रोड वाइल यू आर कैलकुलेटिंग द वाइल यू आर फाइंडिंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस। आपको कुछ रूल्स एंड फैक्टर्स आपको जानना जरूरी है। वो हमने सेकंड पार्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। थर्ड वीडियो में हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस शुरू कर लिया था। तो सबसे पहले हमने जो केस 1 था, केस 1 में हमने मोल्टेन सोल्स का इलेक्ट्रोलाइसिस करा था। उसमें प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस डिटर्मिनेशन हमने करा था। ठीक है, तो 3 एग्जांपल्स हमने वहाँ पे लिया था मोल्टेन सोल्स का। उसके बाद हमने पार्ट 4 में जो पढ़ा था वो था आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वास सॉल्यूशंस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वास सॉल्यूशन, और दोनों ही तो केस 1 और केस 2 में हमने प्लेटिनम एज ए इलेक्ट्रोड लिया था। तो जैसे कि हमने पार्ट 4 में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वास सॉल्यूशन यूजिंग 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, एक हमने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया था और एक हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया था। दोनों पे ही प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं। और वहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था, ओवर पोटेंशियल। ठीक है, तो ओवर पोटेंशियल क्या होता है, नहीं होता है, वो उसके ऊपर भी आपका डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा। तो अभी हम आ रहे हैं पार्ट 5 के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के पार्ट 5 पे आ रहे हैं। और पार्ट 5 पे हम केस 3 पढ़ने वाले हैं आज। तो केस 3 में आपका सेम NaCl सॉल्यूशन ही लेंगे, लेकिन इस बार आपका जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड में से जो कैथोड है वो आप मार्करी लेने वाले हो। ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ पे एनोड है, तो एनोड क्या होगा, वो प्लेटिनम का ही होगा पहले की तरह, लेकिन जो आपके पास कैथोड है वो आपका मार्करी का होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम NaCl सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो इस बार आप इसमें आपको यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए कि NaCl सॉल्यूशन के आगे डाइल्यूट नहीं है। ठीक है, तो अगर डाइल्यूट लिखा होता तो यह डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको हमेशा याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर NaCl सॉल्यूशन के आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो you have to consider it to be a concentrated solution. Okay, remember that. Okay, so unless it is not written dilute, it is a concentrated solution. ठीक है, तो let's start the reactions. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू आवर रूल एनोड रिएक्शन को एनालिसिस करना चाहिए। तो एनोड रिएक्शन में एनोड पे आपके पास कौन से आयन्स मूव करते हैं, एनाइन मूव करते हैं। तो एनाइन आपके पास क्या क्या है, Cl माइनस। ठीक है, Cl माइनस है, OS माइनस भी रहेगा क्योंकि एक्वास सॉल्यूशन भी है और वाटर भी है। राइट, तो अभी यहाँ पे जो NaCl सॉल्यूशन हमने लिया है वो तो कंसनट्रेटेड है। तो कंसनट्रेटेड होने की वजह से Cl माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होने के बाद भी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू Cl माइनस का ज़्यादा नेगेटिव होने के बाद भी कंपेरिजन टू OH माइनस, Cl माइनस ही आपका ऑक्सीडेशन करेगा। वो हमने पहले वाले वीडियोस में पढ़ लिए थे। ठीक है, तो व्हाट इज द रीजन इज द ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल। तो व्हाट वाज द रिएक्शन, एनोड रिएक्शन क्या होगा, Cl माइनस ऑक्सीडेशन करेंगे, Cl माइनस Cl2 गैस बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, तो अब आते हैं कैथोड में। ठीक है, तो कैथोड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार आपने कैथोड को चेंज भी करा है ना। पहले आपका प्लेटिनम था, इस बार तो आप मार्करी ले रहे हो। तो कैथोड में देखिए ना, आपके पास कैटायन आना चाहिए। क्या क्या कैटायन है आपके पास, Na+ है और साथ में H+ भी और वाटर भी है। ठीक है, तो ये पहले की तरह ही हो गया जैसे हमने एक्वा सोल्यूशन लिया था NaCl सोल्यूशन का। तो उसमें हमने देखा था कि Na+ जो है ये ज़्यादा कंसनट्रेशन होने के बाद भी इसका ओवर पोटेंशियल होता है, इसलिए Na+ जो रिडक्शन नहीं होता था, H+ ही रिडक्शन होता था। पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस बार क्या होगा, देखो आप अगर आप सोडियम, अगर आप H+ को अगर आप रिडक्शन करा रहे हो, ठीक है, पहले की तरह, ठीक है, अगर आप H+ को रिडक्शन करा रहे हैं तो इसमें H2 गैस रिलीज होगा। राइट, और H2 गैस जो होता है ना वो सोडियम पे डिजोल्व नहीं, सॉरी मार्करी पे डिजोल्व नहीं होता। हाइड्रोजन गैस जो है वो मार्करी पे डिजोल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये वेरी लेस सोल्यूबल या मतलब नेग्लिजिबल सोल्यूबल। ओके, नेग्लिजिबल सोल्यूबल आप बोल सकते हैं। तो नेग्लिजिबल सोल्यूबल होने के कारण, नेग्लिजिबल सोल्यूबल होने के कारण, ठीक है, H2 गैस आपका रिडक्शन नहीं होना चाहता है प्रेफरेंशियल। हाँ, और जहाँ पे ये सोडियम प्लस है, अगर सोडियम प्लस अगर आपका यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है, सोडियम प्लस रिडक्शन होने के बाद आपको क्या मिलेगा, सोडियम मिलेगा, है ना। और सोडियम जो है वो हाईली सोल्यूबल होता है मार्करी में। मार्करी तो एक लिक्विड स्टेट में होता है, और सोडियम प्लस जो है ना मार्करी में डिजोल्व होकर वो सोडियम एमलगम फॉर्म करता है। सोडियम एमलगम इज़ वेरी स्टेबल लिक्विड। ओके, तो एक मतलब एक लिक्विड फेस में होता है ये, तो पेस्ट की तरह होता है और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो ये ड्यू टू हाई सोल्यूबिलिटी ऑफ सोडियम इन मार्करी, द सोडियम प्लस विल प्रिफर द रिडक्शंस, ओके, कंपेरिजन टू द H+, क्योंकि H+ जो है वो रिडक्शन होने के बाद H2 गैस जो है वो मार्करी में डिजोल्व नहीं होता, ये रीज़न है। ठीक है, तो आपको याद रखना है रीज़न क्या है। आपको सबसे पहले हेनरीज लॉ आपको पता होगा, हेनरीज लॉ सॉल्यूशन वाले चैप्टर पे आपने पढ़ा होगा कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, ओके, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, ओके, इन लिक्विड इज़ वेरी वेरी लो। तो हाइड्रोजन तो आपका गैस है ना, सोडियम तो आपका गैस नहीं है। ठीक है, तो H2 गैस जो है वो आपका मार्करी में डिजोल्व नहीं होना चाहता है।
देयर इज़ अ रीज़न, ठीक है। तो इसी रीज़न की वजह से हाइड्रोजन की प्रेफरेंशियली हाइड्रोजन आयन प्रेफरेंशियली रिडक्शन नहीं होना चाहता है। सोडियम आपका क्या होना चाहता है, सोडियम प्रेफरेंशियली आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सोडियम रिडक्शन होना चाहता है, क्योंकि सोडियम बनने के बाद वो मार्केट में डिजोल्व होकर एक बहुत स्टेबल एक लिक्विड फेस एक सोडियम एमालगम सोल्यूशन आपका बनेगा, ठीक है। तो आप इसको रीज़न इस तरह से लिखना, ड्यू टू हाई सोल्युबिलिटी ऑफ सोडियम in mercury and formation of sodium amalgam, sodium plus get chance to reduce in preference of H plus ion, ठीक है। तो इसका नेट रिएक्शन क्या होगा, आप नेट रिएक्शन क्या लिख सकते हो, इसका जो नेट रिएक्शन है हम नेट रिएक्शन लिखेंगे 2Cl माइनस, ठीक है, और आपके पास क्या था 2OH माइनस, ठीक है, प्लस और क्या था 2 सोडियम प्लस, ठीक है, प्लस 2H प्लस, ठीक है, 2 मोल ऑफ NaCl और 2 मोल मैंने ये ले लिया इससे, और इससे आपको प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सोडियम एमालगम आपको मिल रहा है, ठीक है। ये लिक्विड स्टेट पे होगा, प्लस क्लोरीन गैस आपको मिल रहा है, ये गैसेस स्टेट पे होगा, ठीक है। ये तो आपको रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास क्या रह गया है, आपका सोडियम रिएक्ट हो गया है, राइट, मार्करी के साथ, ठीक है। क्लोरीन गैस रिएक्ट हो गया है, सिर्फ रह जाएगा आपके पास H प्लस और OH माइनस रह जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ नेट रिएक्शंस, ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। अभी हमें केस 4 के बारे में पढ़ना है। केस 4 में आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वास NaCl करना है यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, ओके, यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो पहले जैसे कि केस 3 पे था आपका जो कैथोड था वो आपने मार्करी लिया था और एनोड आपका क्या था, प्लेटिनम था। तो इस पर आपको दोनों इलेक्ट्रोड आपको क्या लेना है, सिल्वर लेना है, ठीक है। तो चलो आप इसको हम करते हैं। तो इसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट्स क्या लिया है, सोडियम क्लोराइड लिया है और प्लस इसमें वाटर तो है ही। तो सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड ब्रेक होकर क्या बनेगा, Na प्लस बनेगा और साथ में Cl माइनस बनेगा, राइट। और वाटर से आपको क्या मिलेगा, वाटर से आपको मिलने वाला है H प्लस एंड OH माइनस, ये दोनों मिलने वाला है ना। तो एनोड जो रिएक्शन है उसको हम एनालाइज करते हैं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल। तो एनोड रिएक्शन पे आपके पास एनायन क्या क्या है, आपके पास एनायन है Cl माइनस है, OH माइनस है ना। वाटर भी है, वाटर को कंसिडर नहीं करेंगे, वाटर होता भी नहीं है ऐसा, है ना। तो इस दोनों में आपको पता है कि पहले जैसे कि NaCl सोल्यूशन का जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करा था, Cl माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण OH माइनस का ओवर वोल्टेज हो जाता है, OH माइनस का ओवर वोल्टेज हो जाता है, इसलिए आपका CS माइनस प्रेफरेंशियली ज़्यादा ऑक्सीडेशन होता था, ठीक है। OH माइनस का ओवर वोल्टेज बोलने का मतलब ये है कि आपको OH माइनस को ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको बाहर से ज़्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो आपने लगाया ना बाहर में, बैटरी जो सोर्स लगाया, सेल जो लगाया, वहाँ से आपको ज़्यादा एनर्जी इनको देना होगा OH माइनस को ऑक्सीडेशन करने के लिए। लेकिन Cl माइनस का कंसनट्रेशन ज़्यादा होने के कारण इसका जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा नेगेटिव होने के बाद भी इसका कंसनट्रेशन ज़्यादा है ना, उसकी वजह से इसमें आपको ज़्यादा एनर्जी देना नहीं है बाहर से, हाँ, सेल से ज़्यादा एनर्जी आपको देने का ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना। तो आपका ये प्रेफरेंशियली क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए कंपेरिजन OH माइनस। लेकिन इस बार अगर आप इलेक्ट्रोड अगर आप सिल्वर ले रहे हो, ठीक है, अगर आप सिल्वर ले रहे हो, सिल्वर आप एनोड भी ले रहे हो, कैथोड भी ले रहे हो, तो यहाँ पे सिल्वर ही ऑक्सीडेशन होगा, ये दोनों में से कोई भी नहीं होने वाला। मतलब इस बार आपका Cl माइनस एंड OH माइनस दोनों ही क्या होने वाला है, ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये चीज़ हमने जो इंपॉर्टेंट रूल्स हमने लिखा था, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल्स में मैंने बताया था आप लोग को, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ आयन आपका जैसा भी हो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक में, अगर आपका एनोड कोई मेटल है तो वो मेटल ही ऑक्सीडेशन करेगा। तो यहाँ पे आपका जो एनोड है वो तो मेटल है, कौन सा मेटल है, सिल्वर वाला मेटल है, तो सिल्वर ही आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेगा। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि Cl माइनस और OH माइनस का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू होता है वो ओवर पोटेंशियल हो जाता है, आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। और ये चीज़ मैं कैसे बता रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व है। आपके पास तो थ्योरेटिकल थर्मोडायनेमिक वैल्यू तो है ही, है ना। जैसे कि Cl माइनस का कितना होता था, Cl माइनस का होता था -1.36 वोल्टेज। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि Cl माइनस का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू होता था वो कितना होता था, वो -1.36 होता था। और जो आपका हाइड्रोक्साइड से जो ऑक्सीजन होता था उसका कितना होता था, -0. पहले वाले वीडियोस में हमने ये सब पढ़ लिया है। तो यहाँ पे क्या है, आप ये जो आपने यहाँ पे जो हमने ये लिखा है ना E नोट, और यहाँ पे जो ये E नोट हमने लिखा है, ये चीज़ है क्या, ये थर्मोडायनेमिकली कैलकुलेटेड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है, थर्मोडायनेमिकली कैलकुलेटेड है ये, मतलब थ्योरेटिकल वैल्यूज है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है सेल में, उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू चेंज हो जाता है, एक्सपेरिमेंटल कुछ और ही हो जाता है। उसकी वजह से हम बोलते हैं कि नहीं, जो होना चाहिए तो वो नहीं हो रहा है, कारण यहाँ पे शायद आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है बाहर से, सेल से आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है इन लोगों को, Cl माइनस एंड OH माइनस को ऑक्सीडेशन होने के लिए। तो इससे अच्छा है आपका सिल्वर ही ऑक्सीडेशन हो जाए, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल आपको दिखाई दे रहा है कि सिल्वर ही ऑक्सीडेशन
हो रहा है, ठीक है। तो इस कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। बस आप इस चीज़ को इस तरह से याद रखना कि रिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ आयन इन इलेक्ट्रोलाइट्स, इफ़ योर इलेक्ट्रोड एट एनोड इज मेटल, ओके, अगर आपका एनोड कोई मेटल है तो वो मेटल ही ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। जनरली यहाँ पे अगर कोई एनाइन होता है तो एनाइन ऑक्सीडेशन होकर आपका कैथोड एनोड पे क्या होता था, डिपोजिटेड होता था या फिर लिबरेटेड होता था। लेकिन इस बार आपका क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रोड है वो खुद ही ऑक्सीडेशन होकर सोल्यूशन पे आ रहा है, ठीक है। तो Ag+ जो है वो कहाँ पे आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन पे आ रहा है, ठीक है। तो हो गया आपका ये एनोड रिएक्शन। अभी हम कैथोड पे आते हैं, ठीक है। तो कैथोड रिएक्शन जो है, कैथोड रिएक्शन पे क्या होना चाहिए, कैथोड में आपके पास क्या क्या है, कैथोड में आपके कैटायन होना चाहिए। तो कैटायन में से आपके पास Na+ है और आपके पास H+ है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका नया करके सिल्वर+ भी तो आ गया है ना, सिल्वर+ भी आपको यहाँ पे लिखना है। इसलिए मैं बोल रहा था ना कि जो उस पॉइंट पे बोल रहा था कि अगर आपके पास मेटल है, ठीक है, आपके पास मेटल है एनोड पे, तो आप एनोड रिएक्शन ही सबसे पहले एनालाइज करना, ठीक है। ऑलवेज डू द एनोड रिएक्शन फर्स्ट, देन यू प्रोसीड फॉर द कैथोड रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि एनोड से कुछ मेटल आयन अगर आ गया तो वो मेटल आयन ही यहाँ पे क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो रीज़न क्या है, सोडियम+ का जो आपका स्टैंडर्ड, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वो कितना था, -2.37 था, है ना। और जो हाइड्रोजन है उसके लिए क्या होता है, 0 होता है ना। और सिल्वर+ के लिए क्या होता है, वो +0.8 होता है। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वो किसके लिए है, सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सिल्वर+ के लिए है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, अभी सिल्वर+ ही रिडक्शन करेगा। तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे सिल्वर ही रिडक्शन करेगा। तो मेनली क्या हो रहा है, यहाँ से जो भी सिल्वर आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोड से जो भी सिल्वर+ बन के आ रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे, वही सिल्वर+ फिर से जाके आपके कैथोड में जाके क्या हो रहा है, डिपोजिटेड हो रहा है, ठीक है। तो यही फुल रिएक्शन है। अभी इसका नेट रिएक्शन लिखते हैं। तो नेट रिएक्शन जो होगा, इसका जो नेट रिएक्शन है वो नेट रिएक्शन क्या है, नेट रिएक्शन यही है, जो आपका सिल्वर है ना, सिल्वर जो है वो सिल्वर जो सॉलिड स्टेट में था कैथोड के साइड में, वो अभी क्या हो रहा है, सॉरी एनोड के साइड में, वो टोटली आपका क्या हो रहा है, वो कैथोड में कन्वर्ट हो रहा है ना। सिल्वर जो था आपके पास सॉलिड स्टेट में, ठीक है, जो आपके पास एनोड पे था, एनोड के साइड पे था, जो इलेक्ट्रोड था खुद, ठीक है, वो अभी कन्वर्ट होकर डायरेक्टली कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड में वो डिपोजिटेड हो रहा है ना। तो ये है आपका नेट रिएक्शन, ठीक है, ये आपका टोटल नेट रिएक्शन है। तो सिल्वर ही सिल्वर में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, सिल्वर ही सिल्वर में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद आपका जो सेल है वो सेल देखने में कैसा होगा, वो सेल देखने में आपका ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा। जो आपका कैथोड था वो ग्रो करेगा और जो आपका एनोड था वो क्या करेगा, वो आपका छोटा होते जा रहा है, ठीक है, कंज्यूम होते जा रहा है। तो क्यों होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ से सिल्वर+ निकल के आ रहा है और सिल्वर+ निकल के आके यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, इसलिए ये ग्रो कर रहा है और ये आपका क्या होगा, ये आपका छोटा होते जाएगा, कंज्यूम होते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है ना, ये हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है फॉर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। जैसे कि आप लोगों ने मेटलर्जी में पढ़ा होगा कि मेटलर्जी में हम क्या करते हैं, इन द फोर्थ स्टेप we convert the metal oxide, okay, metal oxide to the metal, right, by रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन करके करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका मेटल आता है वो तो क्रूड मेटल होता है। क्रूड मेटल मतलब आपका 100% प्योर नहीं होता, 90% प्योर होता है या फिर 95% प्योर होता है। तो उसका जो प्योरिटी है उसको अगर आपको 95% या फिर ज़्यादा करना है, हाँ, मतलब आपको 99% करना है या फिर 99.9% आपको प्योरिटी करना है, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करना होगा। तो यही इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस जो है वो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से ही करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। तो अभी यहाँ पे देखिए, अभी अगर हम सिल्वर एनोड, ठीक है, सिल्वर को अगर जो इम्प्योर वाला जो सिल्वर मेटल है उसको अगर हम एनोड बनाते हैं, ठीक है, ये आपका इम्प्योर वाला सिल्वर है, ठीक है, ये इम्प्योर वाला सिल्वर है, ठीक है। और आपने ये छोटा सा स्ट्रिप आपने ये प्योर वाला सिल्वर लिया है, ठीक है। तो इसमें अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ से सिल्वर निकल के आएगा, वो सिल्वर यहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो आस्ते आस्ते ये बड़ा होते रहेगा, है ना, ये बड़ा होते रहेगा, ये बड़ा होते जाएगा और ये छोटा होते जाएगा, ठीक है, ये छोटा होते जाएगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, फाइनली हम मेटल का प्योरिटी कर रहे हैं, है ना, मेटल का क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस रिएक्शन ऑकर्स इन, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा है, दिस रिएक्शन क्या हो रहा है, ऑकर्स इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस, ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस,
ठीक है, दिस मेटल। और ये जो प्रोसेस है ना मेनली किसके लिए यूज़ किया जाता है, हमने तो सिल्वर का यूज़ करा है ना, तो गोल्ड का भी, गोल्ड के लिए भी यूज़ किया जाता है, और दोनों ही क्या है, प्रीसियस मेटल। ठीक है, दोनों ही क्या है, प्रीसियस मेटल। ठीक है, तो दिस प्रोसेस या फिर दिस मेथड इज यूज, दिस मेथड इज यूज फॉर प्रीसियस मेटल। ओके, प्रीसियस मेटल, क्योंकि प्रीसियस मेटल बहुत ज़्यादा कीमती का होता है ना, उसमें 1% भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए आपको एनोड जो है वो एनोड क्या है, एनोड सबसे मतलब हमेशा क्या करना है, आपको इम्प्योर वाला लेना है, इम्प्योर मेटल का ही, इम्प्योर मेटल का ही आपको क्या बनाना है, एनोड बनाना है। और जो आपका कैथोड है ना, जो कैथोड है वो हमेशा क्या करना है, प्योर मेटल का एक स्ट्रिप लेना चाहिए छोटा सा। ठीक है, प्योर मेटल का एक स्ट्रिप लेना चाहिए छोटा सा। ठीक है, तो अगर इसमें देखिए, हाँ, अगर हम कैथोड जो आपके पास है ना, अगर कैथोड को मैं इस बार अगर सिल्वर नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें ये कॉपर ले रहा हूँ, ये क्या है आपका कॉपर, और ये आपका सिल्वर है। ठीक है, ये आपका सिल्वर है। तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो तो यहाँ से सिल्वर निकल के आएगा, और सिल्वर ही यहाँ पे डिपॉजिट होगा, दूसरा तो और कुछ हो नहीं सकता ना यहाँ पे। मतलब इसमें मैंने क्या लिया, NaCl सोल्यूशन ही लिया है। ठीक है, एक्वास वाला, मतलब H+ भी है, OH- भी है, Cl- भी है, Na+ भी है, तो फिर भी ये सिल्वर प्लस ही निकल के आएगा और सिल्वर प्लस ही यहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो इस बार आपको तो सिल्वर जो है वो कॉपर के सरफेस में जाके डिपॉजिट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आपको ये हेडिंग करके रखना है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का आपका डेफिनेशन इस तरह से हो जाएगा कि इफ़ कैथोड, ओके, इफ़ कैथोड was of copper, okay, was of copper, then silver get deposited, then silver get deposited on copper rod. ठीक है, on copper rod, and this process is called, and this process, okay, is called what, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं।